नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे हम उत्तर प्रदेश से संबंधित अध्ययन कर रहे थे और उसी से संबंधित आज हम उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति के विषय में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम की दृष्टि में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, आज हम उनको देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को साथ मिलकर अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कौन से पॉइंट हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक भौगोलिक महत्व देखा है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में कृषि, जलवायु, इनके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिलेंगे। आप वहाँ से उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रदेश के वन, यानी प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति की, तो उसके पहले हम इसकी भूमिका देख लेते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल यानी देश के कुल क्षेत्रफल का देश के कुल क्षेत्रफल के 33.33%, जो कि 60% पर्वतीय व 25% मैदानी भाग पर वनों का विस्तार आवश्यक है। यानी अगर देश में बात करें तो 33.33% वन होना आवश्यक है, जिनमें से 60% पर्वतीय क्षेत्रों में होना चाहिए और 25% मैदानी भागों में वन होने चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित वन नीति में राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल के 33.33% भाग को वनाच्छेद होना आवश्यक माना गया है। यानी इससे अगर कम वन होंगे तो वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। लेकिन वर्तमान में प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के केवल 6.15% भाग पर वनाच्छादन तथा 3.08% भाग पर वृक्षादन अर्थात कुल 9.23% भाग पर वन एवं वृक्षादन है। यानी अभी जो मौजूदा स्थिति देखी जाए तो वो 9.23% है, जबकि होना कितना चाहिए तो 33.33% होना चाहिए कुल क्षेत्रफल का। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या, कृषि और औद्योगिकरण का वनों पर पड़ने वाले जैविक दबाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वनारोपण कार्य को व्यापक पैमाने पर संचालित किया गया है। यानी जनसंख्या, अब अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका पर्यावरण पर दबाव पड़ेगा ही, क्योंकि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उनके खाने के लिए भोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कृषि कार्य होगा, अगर कृषि कार्य होगा तो जब कृषि के लिए अधिक भूमि की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भूमि के लिए क्या करेंगे, वनों की कटाई होगी। जब वन कट जाएंगे तो वन नहीं रहेंगे तो वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक रहेगा। और इसी स्थितियों को देखते हुए अब औद्योगिकरण अगर बढ़ेगा तो उससे तो दो नुकसान हैं। एक ये है कि उससे जो उद्योगों से जो धुआं निकलेगा, जो प्रदूषण निकलेगा, उस एक तो वो नुकसान, दूसरा ये है कि फैक्ट्रियां लगाने के लिए अगर वनों की कटाई होगी तो औद्योगिकरण से डबल नुकसान होता है। इन्हीं सब चीज़ों को, लेकिन ये ज़रूरी भी होते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वनारोपण कार्य को व्यापक पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्रदेश में पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से अगर बात करी जाए कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ विशिष्टताओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जैसे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये 3 तरीके के वन आपके यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनके विभाजन में पूछेंगे तो आप बताइएगा कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, ये 3 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब हम इनका विस्तार से देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन होते क्या हैं।
नम पर्णपाती वन जो होते हैं ये प्रदेश के 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाबर एवं तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आपको हमने भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र के विषय में एक कक्षा में पढ़ाया है, तो आप वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट पे और वहाँ से उन वीडियो को देख लीजिए। वहाँ आपको तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, ऊसर, इन सब के विषय में पढ़ाया गया है। वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जिसमें झाड़ियाँ, बांस के झुरमुट, आरोही पादप, बेत, साल, बेर, गूलर, पलास, महुआ, शेमल, ढाक, अमला और जामुन के वृक्षों का बाहुल्य होता है। ये अमला जो है ये आंवला लिखा है, याद रखिएगा। इनके अतिरिक्त इमली, शीशम, भूजोनिया आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय या किसी भी प्रकार के वनों के विषय में अगर इस तरह से देखेंगे तो उनमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनकी वहाँ वर्षा कितनी हो रही है और कौन कौन से पेड़ कौन से विभाजन में आते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को देखेंगे तो ये राज्य के पूर्व एवं पश्चिमी मैदानों में शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार मिलता है। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलास, अमलतास, बेल, अंजीर, ये इनके प्रमुख शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये जो पलास है आपका, ये आपका राजकीय पुष्प भी है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के विषय में देख लेते हैं। राज्य के दक्षिणी भाग में जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। इन वनों में अकेशिया, कटीले, लेगुमस, फरबिवास, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, रेउंझा, थोर और नीम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों में राल और गोंद प्राप्त होता है और इन वनों के वृक्षों की साधारण ऊंचाई 5 से 10 मीटर तक होती है। वृक्षों की जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये पानी की तलाश में जमीन में अंदर तक चली जाती हैं। इसलिए जहाँ पर वर्षा का अभाव होगा वहाँ के वृक्षों की जो जड़ें होंगी वो लंबी होती हैं, क्योंकि ये नीचे पानी को ढूंढते ढूंढते बढ़ती चली जाती हैं और मोटी भी होती हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कुछ छोटी होती हैं तथा उसके तने व पत्तियां गांठदार होती हैं, जिससे अंदर की नमी बाहर नहीं निकल पाती। ये थे आपके उत्तर प्रदेश में जो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन वनों की बात की थी। अब हम बात करते हैं वनों का प्रशासनिक विभाजन क्या क्या है, यानी किस तरह के वन में क्या काम हो सकता है, किस तरह के वनों में क्या हो सकता है, उनके विषय में अभी हम देखेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के संपूर्ण वन क्षेत्र को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, ये याद रखिएगा। भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, और अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखेंगे तो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से वन हैं उनके विषय में देखते हैं। तो अब सबसे पहला आता है आपका आरक्षित वन। आरक्षित वन कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे वनों में पर्यावरणीय, भूमि संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण संबंधी संवेदनशीलता के कारण संग्रहण, कटाई और पशु चराई क्रियाएं पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। ये कर पूर्णतः राज्य नियंत्रण में रहते हैं, यानी यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता है। यानी कोई काम का मतलब आप यहाँ से चारा नहीं ले सकते। जैसे कि बकरियां हैं, बकरियां पेड़ों की पत्ती खाती हैं, लेकिन आप इन वनों से वहाँ से पत्तियां नहीं ला सकते हैं। जहाँ लकड़ी जला के खाना बनाया जाता है या लकड़ी जलाकर अन्य काम किए जाते हैं, तो आप यहाँ से लकड़ियाँ भी नहीं ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर पशु चारण की बात करी जाएगी तो आप यहाँ पर पशुओं को भी नहीं चरा सकते। यानी यहाँ पर कोई भी काम पूर्णतः प्रतिबंधित होता है और ये राज्य के नियंत्रण में होते हैं। संरक्षित वनों की बात करें अगर, तो संरक्षित वन भी सरकारी नियंत्रण में ही रखे जाते हैं, लेकिन आरक्षित वनों की तरह इनमें स्थानीय निवासियों को पशु चराने, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर पशु चारण भी हो सकता है, लकड़ी काट भी सकते हैं, पेड़ों को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप पेड़ों की छटाई करके लकड़ियाँ यूज के लिए ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये संरक्षित वन होते हैं। ये भी सरकारी नियंत्रण में होते हैं, लेकिन इनमें इतना प्रतिबंध नहीं होता है। अवर्गीकृत वन की बात अगर हम करेंगे तो ऐसे वन जिनका अभी वर्गीकरण नहीं किया गया है उन्हें अवर्गीकृत वन कहेंगे। इसके नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है। इन वनों में भी
स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने और पशु चारण की सुविधा रहती है। राजकीय वन की बात करें अगर, तो ऐसे वन जो पूर्ण रूप से राजकीय संरक्षण एवं नियंत्रण में होते हैं वो राजकीय वन कहलाते हैं। सामुदायिक वन ऐसे वन जो पूर्णतः स्थानीय निकायों यथा जैसे जिला परिषदों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के नियंत्रण में होते हैं, उन्हें सामुदायिक वन कहते हैं। निजी वन के विषय में तो आप जानते ही होंगे। व्यक्तिगत अधिकार वाले वनों को निजी वन कहा जाता है। इनका नियंत्रण पूर्ण रूप से निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे आपके पास भूमि है और आप उन भूमि में बाग लगा दें तो वो उसमें आपका निजी स्वामित्व होगा, उसमें राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका पूरा नियंत्रण है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप वहाँ के पेड़ नहीं काट सकते। आप पेड़ काटने के लिए आपको राज्य की यानी गवर्नमेंट की अनुमति लेनी होगी। बाकी आपका उसमें स्वामित्व है। आप चाहें वहाँ पशुचारण करवाएं, वहाँ के फल खाएं, दूसरों को खिलाएं, बेचे, कुछ भी करे, उस पर आपका नियंत्रण है। लेकिन सिर्फ आप पेड़ नहीं वहाँ काट सकते। पेड़ काटने के लिए आपको राज्य की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने देखी जो प्रशासन की दृष्टि से 6 वर्गों में बांटे गए थे, उनको हमने देखा। अब हमें वनों से लाभ क्या है उसके विषय में भी बात कर लेते हैं। वैसे वनों से हमें क्या लाभ है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन कुछ पॉइंटों को देख लेते हैं जो हमें एग्जाम में नंबर दिलाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। अगर बात करें हम वनों से लाभ की, तो वनों से लाभ की क्या बात होती है। मानव सभ्यता के संवर्धन और विकास में वनों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, अब इसको विस्तार से बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी जानते ही होंगे। वनों से मिलने वाले अप्रत्यक्ष लाभ प्रत्यक्ष लाभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक नवीकरणीय संसाधन है जो पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। आगे बढ़ते हैं। वनों के कारण वायु और जल मृदा अपरदन तथा बाढ़ से हमारे भूमि की रक्षा होती है। क्यों होती है ये हमने आपको पीछे की क्लास में बताया है, आप वहां से देख लीजिए। वनों की पत्तियों को गिरने और सड़ने से गलने से भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, यानी कंपोस्ट बनती है इनकी पत्तियों से। वायुमंडल में CO और O को संतुलन तथा जलवायु को सम बनाए रखने में वनों की अहम भूमिका होती है। इनसे प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। अधिक वर्षा में भी वनों का योगदान होता है। जिन क्षेत्रों में वनाच्छादन अधिक पाया जाता है वहां वर्षा अधिक होती है। वनों में अनेकों जीव जंतु को संरक्षण मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैव और पर्यावरण दोनों प्रकार के संतुलन में वनों की अहम भूमिका होती है। ये तो थी वनों की महत्व की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं उनकी ओर देखेंगे। चीड़ से प्राप्त होने वाले राल का विरोजा और तारपील तेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आप पक्का याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। इसलिए इन पॉइंटों को आप दो तीन बार रिवाइज करके देखिएगा, लिख लीजिएगा, उनसे आप याद करिए, कैसे भी करिए पर याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। पर्वतों पर हिमरेखा के पास मिलने वाले भोजपत्र वृक्ष से प्राकृतिक रूप से कागज प्राप्त होता है। हमारे देश में प्राचीन काल में से ही भोजपत्र कागज का प्रयोग होता चला आ रहा है, याद रखिएगा। खैर वृक्ष के रस से कत्था मिलता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो आपका है भोजपत्र, ये भी कई बार में पूछा गया है, इसलिए इन पॉइंट को जरूर आप याद कर लीजिएगा। सेमल और गुरेल वृक्ष की लकड़ियों से माचिस की तीली और डिब्बी का निर्माण किया जाता है। बबूल की छाल से प्राप्त रंग से चमड़े की रंगाई और अन्य उपयोग हेतु रंग बनाया जाता है। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। बेंत से डंडे और फर्नीचर तथा बेंत बांस आदि बांसों एवं कई अन्य वृक्ष की लुगदी से कागज बनाया जाता है। याद रखिएगा किससे क्या बनता है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साखू और महुए के पत्ते से पत्तल एवं दोने बनाए जाते हैं। अब तो प्रचलन में कम है ये चीजें, लेकिन पहले इन्हीं में जब किसी के यहाँ कोई काम होता था तो यही पत्तल में ही खाना खिलाया जाता था, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज के समय में ये इनका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, और ये जो पुराने ज़माने में जब ये यूज की जाती थी तो ये इनके निस्तारण में आसानी होती थी। इनको कहीं भी मिट्टी के नीचे दबा देंगे, थोड़े दिन बाद ये कंपोस्ट बन के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो इस समय
थर्माकोल और ये जो प्लास्टिक की फाइबर की चल रही हैं, इनके निस्तारण में बड़ी दिक्कत होती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए यही रखें, सोचें कि आपको इन्हीं का उपयोग करना है, क्योंकि इनके निस्तारण में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। रबर वृक्ष के रस से रबड़ और ताड़ एवं खजूर के रस से श्रावण से ताड़ी प्राप्त होती है। ताड़ी का गांवों में बड़ा प्रचलन है, याद रखिएगा। हरण, बहेरा, गुग्गुल, चिरौंजी तथा लाख आदि वनोत्पाद ही है। आगे बढ़ते हैं, जड़ी बूटी एकत्रित कार्यक्रम को देखते हैं, ये क्या है। प्रदेश के ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर तथा चंदौली जिलों में पाई जाने वाली मुख्य जड़ी बूटियों का संग्रह राज्य वन निगम द्वारा निर्बल वर्ग के लोगों यानी SC ST, यहाँ पर SC ST को इंडिकेट करना थोड़ा कम सही रहेगा। निर्बल होते हैं, वो कोई किसी जाति विशेष का उसमें वो नहीं है, द्वारा एक सुनिश्चित पारिश्रमिक कर लगाया जाता है। इससे लगभग 5000 परिवारों को रोजगार मिलता है। अब तेंदुपत्ता संग्रहण तथा निस्तारण क्या है, तो 1983 से तेंदुपत्ते का संग्रहण राज्य वन निगम द्वारा निर्बल वर्ग के लोगों द्वारा सुनिश्चित पारिश्रमिक पर कराया जाता है। ये जो तेंदुपत्ता है, इसी से बीड़ी बनती है, अभी हमने ऊपर अध्ययन किया भी था। लेकिन नव 2010 से सरकार ने पूर्व नियम में संशोधन करते हुए तेंदुपत्ता से प्राप्त शुद्ध आय का 50% मजदूरों को देने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, महाराजगंज, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर आदि जनपदों में तेंदुपत्ता पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये थी आज की आपकी क्लास। कल की क्लास में हम वन्य जीव के विषय में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये हमें आप कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई त्रुटि है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसमें सुधार करें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।